हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है उसको टोटल चैप्टर को इसी वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। यानी इसके जितने भी टॉपिक है टोटल टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर मतलब बनते हैं ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव उसको हम लोग लेकर चलेंगे और दो वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करके नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग का स्टडी करना है, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट लेसन जो है यहाँ पर दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं जो चैप्टर के हेडिंग जो है उसको समझ लेते हैं। तो उससे थोड़ा सा बैक साइड में हम लोग चलते हैं। रासायनिक जो शब्द है हम लोग परिवर्तन से समझते हैं। देखिएगा, परिवर्तन परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, यानी चेंजिंग। कहीं भी चेंजिंग होता है ना तो उसको हम लोग परिवर्तन कहते हैं। तो दुनिया में दो तरह के ही परिवर्तन होते हैं, राइट। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। कितने फ्रेंड्स, कितने परिवर्तन होते हैं? दो, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन जिसको हम लोग उलट पलट नहीं कर सकते हैं भौतिक विधि से। रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जैसे कागज का जलना, कागज का जलना। अब बताइए, कागज जल जाएगा तो आप जले हुए कागज से फिर पहले जैसा कागज बना सकते हैं? तो आप नहीं बना सकते हैं। इस तरह से कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। और उसी तरह से मैं बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों से शेयर कर रहा हूं अभी। कागज का जलना, लोहे में रस्ट यानी जंग लगना, जिसको हम लोग अपने भाषा में मूर्छा भी कहते हैं, लोहा में जंग लग जाता है, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इसके उल्टा हम लोग चलते हैं भौतिक परिवर्तन। ये तो हुआ रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, देखिए इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पढ़ना नहीं है, बट इसको क्लियर करने के लिए ना, रासायनिक अभिक्रिया को क्लियर करने के लिए ये दो छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको समझा रहा हूँ। तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं ऐसे परिवर्तन को जिसमें जो बदला हुआ रूप है पदार्थ के, तो उसके फिर से हम लोग पहले जैसा कर सके भौतिक विधि से। एग्जाम्पल में आइए, जल से बर्फ बनना, जल से बर्फ बनना, ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा फ्रेंड्स? ये होगा हम लोग का भौतिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि देखिए, जल से बर्फ बन गया है, फिर बर्फ पिघलेगा तो जल ही बनेगा। इस तरह से रिपीट किया जा सकता है। इस परिवर्तन को हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन। अतः दो परिवर्तन हम लोग देखें, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के कुछ अन्य एग्जाम्पल मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जैसे मोम का पिघल जाना, घी का पिघल जाना, उसके बाद जो हम लोग ट्यूबवेल होते हैं, बल्ब का जलना और बुझना, ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से जल का उबल कर भाप बन जाना या भाप का ठंडा होकर जल बन जाना, ये जितने भी परिवर्तन हैं सब के सब भौतिक परिवर्तन है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसी रासायनिक परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रियाएं बनी हुई है। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं ऐसा परिवर्तन जिसमें फिर से रिपीट नहीं किया जा सकता, पहले जैसा नहीं लाया जा सकता है किसी भी भौतिक विधि से, राइट। और ये जो क्रिया हो रही होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं अभिक्रिया। यानी कि जैसे मान लीजिए कागज है, तो कागज का जलना, तो कागज जो जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कागज जल रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो कागज को, ये कार्बन होता है तो उसको C ले लेते हैं और ऑक्सीजन को O ले लेते हैं, तो ये जलता है तो बनाता है CO2। इस तरह से यहाँ ये क्रिया जो हो रही है, यानी कागज जो जल रहा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया। तो परिवर्तन से हम लोग अभिक्रिया आसानी से समझ गए।
परिवर्तन होने के लिए जो क्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं अभिक्रिया। जैसे लोहा में जंग लग रहा होता है तो उस जंग लगने की क्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरह से अभी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में देख लेते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों के साथ मिल करके या एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट करके, ठीक है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ जुटकर या एक ही पदार्थ टूटकर जब दो अन्य नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक ही पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बन गया, ठीक है, तो भी रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया हुआ। या दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाया तो भी हम लोग इसको रासायनिक अभिक्रिया ही कहेंगे। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन हुआ, जब एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है या दो से अधिक पदार्थ जुटकर यानी मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं उनको अगर उनके सूत्र और संकेत के रूप में व्यक्त कर दिया जाए, सूत्र और संकेत के रूप में, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और जल है, दोनों से अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनता है ये जल, ठीक है ना। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है फ्रेंड्स? जल बनता है। अब इसको हम लोग संतुलित कर देंगे, तो संतुलित करने के लिए आपको यहाँ दो देना पड़ेगा, तो ये संतुलित हो गया। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है ना, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से ये हम लोग का एक रासायनिक समीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है और रासायनिक अभिक्रिया करके जल बना रहा है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ है और बनने वाले पदार्थ है उनका नाम न लिखकर उनका सूत्र और संकेत लिखा गया है, तो इसको अब हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। राइट, चलते हैं आगे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है ना तो कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे रंग बदल जाता है, उसका टेम्परेचर बदल जाता है, ठीक है, उसके जो प्रकृति है, नेचर है, वो बदल जाती है। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए धुआं भी निकलता है, बहुत ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हम लोग देख रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिएगा, एक में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, बहुत सारे प्रकार के इनके टाइप्स होते हैं। जैसे हम लोग एक में पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, हम लोग एकदम लो लेवल से ऊपर की ओर जा रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है सबको इसी में हम लोग क्लियर कर लेंगे। बस आपको वीडियो लगातार देखना है, स्किप किए बिना शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। टोटल चैप्टर ही समझ में आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में फर्स्ट कौन है? संयोजन अभिक्रिया। अब ये देखिएगा संयोजन अभिक्रिया क्या है। यहाँ जो शब्द है ना संयोजन, इसका मतलब होता है जुट जाना। संयोजन का मतलब होता है एक हो जाना। तब जब दो या दो से, देखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए C+O, तो सबसे पहले हम लोग का जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया का प्रकार, उसमें है संयोजन अभिक्रिया।
तो संयोजन अभिक्रिया में देखिए क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जुट करके एक नया पदार्थ बनाता है, राइट। जैसे देखिए C+O2 = CO2। तो इस तरह से यह यहाँ पर देखिए एक यहाँ एक पदार्थ है, फिर एक यहाँ है, और दोनों मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाया है। इस तरह से C+O2 = CO2 एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। थोड़ा सा एक यहाँ पर टर्म देख लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ इधर भाग ले रहे होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिकारक। ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें कौन प्रतिकारक है। प्रतिकारक कहते हैं फ्रेंड्स, और इधर वाले जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। एक को कहते हैं प्रतिकारक और दूसरे को क्या कहते हैं, प्रतिफल। जो पदार्थ बनकर तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद भी कहते हैं। इसका सेकेंड नेम है उत्पाद, और प्रतिकारक का सेकेंड नेम है अभिकारक। प्रतिकारक या अभिकारक और प्रतिफल या उत्पाद। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। इसको रिएक्टेंट कहते हैं और इसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो सबसे पहले देख लिया हम लोग संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। देखिएगा संयोजन के बाद आता है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया देखिएगा क्या होता है, जिसे फ्रेंड्स नाम से ही स्पष्ट है वियोजन। वियोजन में ना वियोग होता है, और वियोग का मतलब आपको पता है टूटना होता है, ठीक है ना। जब एक ही पदार्थ टूट करके दो या दो से नए पदार्थों का निर्माण, अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, राइट। वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे समझिए दिल टूट जाता है तो दो जगह बंट जाता है, उसी तरह से वियोजन अभिक्रिया में एक ही पदार्थ टूटकर दो जगह या दो से अधिक जगह क्या होता है, बंट जाता है। तो इसमें जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे है H2O यानी जल है, और जल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये टूटता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इस तरह से यह एक वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है ना। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाना वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो संयोजन वियोजन अभी हम लोग देखें, उसके बाद आगे चलते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बाद वियोजन अभिक्रिया के बाद हम लोग को देखना है ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी और क्षेपी का मतलब होता है निकलना, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, जिसमें ऊष्मा गर्मी बाहर निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाते हैं ना, तो ये बनाता है CO2। अब प्लस क्या निकालता है इधर, ऊष्मा। प्लस क्या देता है, ऊष्मा बाहर देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 3 नंबर था ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखिएगा नाम से ही स्पष्ट है। ऊष्मा का मतलब गर्मी, अशोषी का मतलब होता है अवशोषण करना। शोषी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अवशोषण करना। इस तरह से ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब हुआ वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे देखिएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में
नाइट्रोजन को आयोडीन की उपस्थिति में अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, सॉरी आयोडीन को, तो ये बनाता है नाइट्रोजन आयोडाइड। और इसमें जो होता है ना, ऊष्मा देना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है? ऊष्मा देना पड़ता है, तब जाकर ये बनता है। यानी ऊष्मा देना पड़ता है, इसका मतलब ऊष्मा इसमें चाहिए, तो ऊष्मा को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इस तरह से हम लोग 4 अभिक्रियाओं के बारे में अभी देखें। उसके बाद हम लोग चलते हैं 5वां नंबर देख रहे हैं, विस्थापन। विस्थापन या इसको देखिए हम लोग प्रतिस्थापन के नाम से जानते हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है ना। इसका एक और नाम है एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक सक्रिय तत्व किसी कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है? हटा देता है, विस्थापित कर देता है और उसका जगह ले लेता है। उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ एक जो है मदारी वाला खेल दिखा रहा है। मदारी वाला क्या कर रहा है? खेल दिखा रहा है। बच्चों की यहाँ बहुत सारे लाइनें लगी हुई है, बहुत सारे लोग इधर से देख रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ कमजोर कमजोर बच्चे हैं, देख रहे हैं, और एक बहुत मतलब शक्तिशाली बच्चा है, मजबूत बच्चा है, जो भी खेल को क्या करना चाहता है? देखना चाहता है। बट यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे, तो अब क्या करेगा? यहाँ से जाएगा, जो भी कमजोर पड़ेगा उसको वहाँ से धक्का देकर हटा लेगा, उसका जगह ये ले लिया, तो कहेंगे ना कि ये इसको विस्थापित कर दिया। वही हाल होता है विस्थापन अभिक्रिया में। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत सक्रिय होते हैं, यानी उनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 3rd लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग सक्रियता श्रेणी के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक सक्रिय तत्व क्या करता है? कम सक्रिय तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसे मान लीजिए कि कॉपर एल्युमिनियम है, ठीक है ना, और ये कॉपर सल्फेट से, किससे? कॉपर सल्फेट CuSO4 अभिक्रिया कर रहा है। तो ये देखिए क्या बनाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट बना देगा। ये क्या कर देगा? इसको यहाँ से विस्थापित कर देगा। किसको विस्थापित कर देगा? कॉपर को। यहाँ से थोड़ा लिखते हैं, एल्युमिनियम है और यहाँ कॉपर सल्फेट है CuSO4। अब ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो अब देखें एल्युमिनियम जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है, ठीक है ना। कुछ बोले हैं ना, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी क्रियाशीलता काफ़ी ज़्यादा होती है और कुछ की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। तो ये क्या करेगा? इसको यहाँ से विस्थापित करके हटा देगा, तो बना लेगा अब Al2SO4 थ्राइस, और इसको विस्थापित किया है तो Cu जाकर अलग छट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ अभिक्रिया जो हुई इसको हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा अभिक्रिया हुई? विस्थापन या प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ एल्युमिनियम से हो सकता है जिंक। अब बात ये आती है, अब जो मान लीजिए जिनको तो पता है कि कौन किसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है उनको तो पता चल जाएगा, बट जो लोग अभी जो क्रियाशीलता है सक्रियता श्रेणी नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि भाई हम लोग कैसे समझेंगे कि इन दोनों में कौन ज़्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। तो इस स्थिति के लिए आप 3rd लेसन का इंतजार कीजिएगा।
लेकिन तब तक मैं यहाँ पे कुछ जो तत्व होते हैं उनको लिख दे रहा हूँ कि किन की क्रियाशीलता ज़्यादा है, किन की क्रियाशीलता कम है। यहाँ पे लिख दिया गया है कुछ जो तत्व होते हैं किनकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, किनकी क्रियाशीलता कम है। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व इनमें कहा जाएगा तो क्या है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, लोहा। पीबी ये होता है प्लम्बम यानी ये होता है लेड यानी शीशा। उसके बाद ये हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg यानी जिसको हम लोग मरकरी या पारा कहते हैं, Ag चांदी है, Au सोना है, Pt प्लेटिनम यानी Pt की जो क्रियाशीलता है सबसे कम और पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्रियाशीलता एक तो सक्रियता श्रेणी की जो तत्व तो है मैंने लिख दिया है। तो हम लोग अभी समझ गए कौन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आता है नंबर, आप लोग देख लीजिएगा कौन नंबर है, द्विविस्थापन अभिक्रिया मैं बताने जा रहा हूं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया में एक जगह विस्थापन की क्रिया काम होता है, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो जगह होता है। ठीक है ना, यानी दो जगह यौगिक जो होते हैं अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जहां दो जगह विस्थापन की अभिक्रिया होती है उसको द्विविस्थापन या उभय विस्थापन के भी नाम से जाना जाता है। इसका देखिएगा उभय विस्थापन, उभय विस्थापन। तो द्विविस्थापन को उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिएगा Na सोडियम क्लोराइड है NaCl प्लस बेरियम क्लोराइड, मान लीजिए बेरियम BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है ना, ये बेरियम क्लोराइड है फ्रेंड्स। बेरियम क्लोराइड का BaCl2 और सोडियम सल्फेट का होता है Na2SO4। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं। अब देखिएगा ये क्या करेगा, Ba इसके जो ये है ना इसको हटा देगा, तो ये भी क्या करेगा इसको हटा देगा, तो ये आ जाएगा इसके जगह पर और ये चला जाएगा इसके जगह पर। देखिए ये क्या बनाएगा, अब ये बना लेगा Na, इसके पास आ जाएगा तो ये बना लेगा Na और Cl, NaCl और ये हो जाएगा BaSO4। इस तरह से इसको हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो जगह विस्थापन की क्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। एग्जाम में जैसे मान लीजिए आता है कोई भी डिफिनेशन लिखने के लिए, तो आप डिफिनेशन लिखकर उसका एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, एकदम पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। दो लिख देते हैं तो और बेहतर है, दो एग्जाम्पल लिख देते हैं तो और बेहतर है। ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन से जब मैं कराऊंगा तो उसमें दो दो एग्जाम्पल करके मैं आपसे करा दूंगा। अभी तो हम लोग इसका सब जो टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये हुआ हम लोग का द्विविस्थापन या विस्थापन सॉरी उभय विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिएगा द्विविस्थापन हो गया। अब आते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया। उपचयन,
उपचयन या ऑक्सीकरण, इसका नाम है ऑक्सीकरण, सेकेंड, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया का मैं डिफिनेशन बोल रहा हूँ, इसमें देखिएगा ऑक्सीजन का इसमें संयोग होता है। संयोग का मतलब होता है जोड़ना, जुट जाना, ठीक है ना। ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन वृद्धि होती है। संयोग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वृद्धि। या हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग होता है। वियोग का मतलब होता है ह्रास, यानी कमी। वियोग का मतलब ह्रास। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो, उसको हम लोग कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग हो, उसको हम लोग कहते हैं कौन अभिक्रिया, उपचयन या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिएगा C+O2 इक्वल टू CO2। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ऑक्सीजन जाकर इससे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन से जुट गया। इस तरह से यह एक कौन अभिक्रिया हुई, उपचयन या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट देखना है अभी हम लोग देखे उपचयन, उसके बाद आता है अपचयन। उपचयन के बाद अपचयन। देखिए अपचयन को सेकेंड नेम अवकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, अवकरण, ठीक है ना। अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया, तो ये वैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, अपचयन या अवकरण, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखिए ये उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, या हाइड्रोजन का क्या होता है, वृद्धि होती है। हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि। वह तो इसका देखिए डिफिनेशन बोलेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि या योग हो, उसको हम लोग कहेंगे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। जैसे देखिएगा, जैसे एग्जांपल H2 प्लस Cl2 ये बनाता है HCl। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, इसकी वृद्धि हुई, हाइड्रोजन जाकर क्या हो गया, संयोजित हो गया, यानी हाइड्रोजन का संयोग हुआ। इसको हम लोग कहेंगे अवकरण या अपचयन अभिक्रिया या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का ह्रास हो, उसे हम लोग अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, इसके बाद हम लोग देखना है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो उपचयन अपचयन का मतलब क्या हुआ, उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ हो रही है। तो उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ हो रही है, तो इसलिए हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखिएगा CuO प्लस H2, यानी कॉपर ऑक्साइड पर हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो ये बनाता है Cu प्लस H2O। तो यहाँ देखिएगा क्या क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, टूट गया, तो ऑक्सीजन का वियोग हो गया, तो ये हो गया अपचयन। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्या हुआ है, जुट गया है, तो यहाँ इसको हम लोग कहेंगे उपचयन। इसको क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया।
इस तरह से उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, उसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन की क्रिया साथ साथ हो, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से जितने भी इस चैप्टर में जो अभिक्रियाएं हैं लगभग हम लोग उसको देख लिए। एक और बचा हुआ है अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसको भी हम लोग देख रहे हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया देखिए क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया देखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया अवक्षेप शब्द से बना है। ठीक है ना। और अवक्षेप का मतलब हुआ कोई ठोस पदार्थ, यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें कुछ ठोस पदार्थ जो है अभिक्रिया होने के फलस्वरूप कुछ ठोस पदार्थ बन जाता है जो अघुलनशील होता है, तो उसको अवक्षेप कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? अवक्षेप का, उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे देखिएगा, मान लीजिए सोडियम सल्फेट है। ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और ये बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जो है ना, ये अवक्षेप है। ठीक है, ये क्या है? अवक्षेप है। तो ये अघुलनशील ठोस पदार्थ है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग ये सब जो जितने भी लगभग क्रियाएं हैं, इस रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए कुछ खास जो टॉपिक है इस चैप्टर के, उसके बारे में मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कौन कौन सा अब टॉपिक बच जा रहे हैं। देखिए, इसके बाद में है, इसमें हम लोग पढ़ना है दहन। ठीक है, दहन देखिएगा क्या है। दहन कहते हैं जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है, या कम से कम ऊष्मा देता है। मान लीजिए प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पा रही है, कम से कम ऊष्मा देता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दहन कह सकते हैं। दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कागज को जला रहे हैं, तो कागज का जलना क्या है? दहन है। कागज का जलना एक दहन है। तो दहन को 4 प्रकार से मतलब डिवाइड किया गया, यानी दहन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है तीव्र दहन। तो तीव्र दहन में दहन की क्रिया बहुत ही फास्ट होती है, जैसे लकड़ी का जलना, कागज का जलना, पेट्रोल का जलना, ठीक है, केरोसिन का जलना, ये तीव्र दहन होता है। उसके बाद एक होता है मंद दहन में दहन की क्रिया बहुत स्लो होती है। हम लोग को एहसास नहीं होता है कि दहन की क्रिया हो रही है, और इसमें ऊष्मा तो निकलता ही नहीं है, प्रकाश तो निकलता ही नहीं, केवल ऊष्मा निकलता है। जैसे लोहे में जंग लगना, देखिए ये कागज का जलना और ये लोहे में जंग लगना, तो ये हुआ हम लोग का दहन, मंद दहन और तीव्र दहन। उसके बाद आता है एक विस्फोट दहन को हम लोग द्रुत दहन कहते हैं। ठीक है ना, द्रुत दहन या विस्फोट दहन। अब ये देखिए क्या होता है, ये दहन की वह क्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ बहुत ही तीव्र ध्वनि के साथ और बहुत ही तीव्र गति से मतलब जलता है। ध्वनि के साथ ऊष्मा और प्रकाश दोनों इसमें निकलता है। तो
इसको हम लोग कहेंगे विस्फोट या द्रुत दहन। जैसे पटाखे का छूटना, पटाखे जब फटता है तो इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, पटाखे का फटना, ये कौन है, द्रुत दहन या विस्फोट दहन है। उसके बाद आता है विस्फोट दहन के बाद स्वतः दहन। स्वतः दहन, जब अपने से कहीं पे आग लग जाता है, ठीक है। दहन की वह क्रिया जिसमें किसी भी स्थान पे स्वतः आग लग जाए, किसी चीज में, दाह्य पदार्थ में स्वतः आग लग जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं स्वतः दहन। जैसे अग्निकांड में आकाश से बिजली गिरती है और अपने आप आग लग जाता है, तो स्वतः दहन में आ जाएगा। उसी तरह से कोयले के खानों में अत्यधिक गर्मी के कारण अपने आप आग लग जाए, तो उसको भी हम लोग स्वतः दहन ही कहेंगे। अब देखिए, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दहन से। ऐसे पूछा जाता है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें कितनी है। तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें फ्रेंड्स 3 है, याद रखिएगा। एक दाह्य पदार्थ होना चाहिए, यानी जलने वाला कोई चीज होना चाहिए। दूसरा ऑक्सीजन, जिसको हम लोग दहन का पोषक भी कहते हैं। ऐसे सवाल देता है, निम्नलिखित में से कौन दहन का पोषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हम लोग राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन किसी पदार्थ के जलने में सहायता देता है। तो इस तरह से तो पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक 3 शर्तें हैं: दाह्य पदार्थ, ऑक्सीजन की उपस्थिति और प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप का मतलब एक ऐसा ताप जिस पर कोई किसी पदार्थ में आग पकड़ लेता है। तो ये दहन से रिलेटेड सवाल है। और दहन से रिलेटेड ही एक एलपीजी है, जिसको हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। तो एलपीजी से सवाल पूछता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप यह देखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी में वो जो गंध होता है ना, वो उसका गंध होता ही नहीं। एलपीजी में किसी तरह का गंध ही नहीं होता है। जो हम लोग गैस का यूज करते हैं दहन के लिए, किसी प्रकार का कोई उसमें गंध नहीं होता है। तो वो बहुत खतरनाक होता है। अगर मान लीजिए गंध नहीं होगा, कहीं लीकेज कर रहा है एलपीजी, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वहाँ से गैस का रिसाव हो रहा है? मान लीजिए कोई मतलब वहाँ पर आग जला दिया तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए उससे बचने के लिए एक निशानी बनाई गई है। तो उसमें इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन एक जो गैस है उसमें मिला दिया जाता है, ताकि उसका गंध अलग हो जाए। तो हम लोग पहचान लेते हैं कि ये एलपीजी का है गैस। तो चलिए इसको हम लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिएगा संक्षारण, इसी चैप्टर का टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण देखिए ये क्या है? जो जंग लगता है ना, उसी को थोड़ा सा दूसरे तरीका से, दूसरे नजरिए से देखा जाएगा तो बहुत विस्तृत ये टॉपिक बन जाता है। ऐसे हम लोग साधारण कहते हैं जंग लग जाना, नहीं। तो किसी भी धातु को, किसी भी रिएक्टेबल पदार्थ जो होते हैं, उसको हम लोग नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाहर छोड़ देते हैं खुला में। तो वो क्या करता है, आसपास के जो नमी है, जल है या अम्ल है, उससे अभिक्रिया कर लेता है और जल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना ऑक्साइड बना लेता है। तो इस टोटल प्रक्रिया को, टोटल सिस्टम को हम लोग कहते हैं संक्षारण। यानी जब धातुएं ऑक्सीजन यानी हवा, पानी और अम्ल से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाती है, अपना ऑक्साइड बना लेती है, तो इस क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। तो अब बात आती है संक्षारण से बचने का उपाय क्या क्या है। तो संक्षारण से बचाने के लिए धातुओं को कई उपाय हैं। इसमें पूछा जाता है, जैसे लोहे की वस्तु जो होगी इसे पेंट कर देना, चाहे जो भी धातु की वस्तु है उसमें अगर पेंट करने वाले है तो पेंट कर देना, उसको मिश्र धातु में कन्वर्ट कर देना। मिश्र धातु क्या है, इसको हम लोग थर्ड लेसन में विस्तार से पढ़ेंगे। मिश्र धातु कहते हैं जब एक धातु और दूसरी धातु या अन्य अधातु, ठीक है, दोनों को मिला कर दिया जाता है, तो एक जो मिश्रण तैयार होता है उसको मिश्र धातु कहते हैं, जिसमें जंग बहुत कम लगता है, न के बराबर। तो लोहे की वस्तु जैसे पेंट कर देना, मिश्र धातु में कन्वर्ट कर देना, उसके बाद में स्नेहक का प्रयोग करना है, ग्रीज लगाना, ठीक है, यशद लेपन कर देना, ये सब हम लोग संक्षारण से बचाने के लिए करते हैं। यशद लेपन कहते हैं लोहे की वस्तुओं पर जस्ता की परत चढ़ाना, की क्रिया को यशद लेपन या जस्तीकरण के नाम से जाना जाता है। और जिस लोहे की वस्तु पर चढ़ाया जाता है ना, उसको हम लोग गैल्वेनीकृत लोहा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये लोहा है, इस पर हम लोग जिंक की परत चढ़ा दी है, तो जिंक की परत जो चढ़ाई जा रही है, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं यशद लेपन। क्या कहते हैं?
यसद लेपन, और इस लोहा को कहेंगे गैल्वेनीकृत लोहा। तो ये संक्षारण हुआ। उसके बाद हम लोग को देखना है विकृत गंधिता। इसी टॉपिक है, इसी चैप्टर का टॉपिक है विकृत गंधिता। अब ये देखिएगा विकृत गंधिता क्या है। तो विकृत का मतलब होता है विकृति शब्द से बना है खराब, और गंधिता का मतलब होता है गंध, ठीक है ना। तो जब किसी खाद्य पदार्थ को हम लोग बंद करके रख दिया जाता है कहीं पे, तो खासकर उसमें जो तैलीय पदार्थ होते हैं, वसा और तेल युक्त जो बने पदार्थ होते हैं, उसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे उपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयन की क्रिया हो जाती है, तो इस तरह से उसमें गंध उत्पन्न हो जाता है, खराब गंध उत्पन्न होता है, स्वाद भी इसका क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस पूरा जो सिस्टम हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। तो वैसे खाद्य पदार्थ जो तेल एवं वसा युक्त से बने होते हैं, वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं और उनमें खराब गंध उत्पन्न हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। जैसे देखना पुलाव वगैरह है, उसको हम लोग रख देते हैं तो कितना बदबू आने लगता है, दूध फट जाता है। इन सभी का कारण यही विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता से बचाव के लिए हम लोग ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस अगर प्रवाहित करते हैं तो विकृत गंधिता बहुत कम होगी। जैसे चिप्स की थैली जो होता है, उसमें चिप्स वाले क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस को हटा करके नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं ताकि विकृत गंधिता न हो, ठीक है। नहीं तो चिप्स की जो थैलियाँ होती है, जो पैकेज आते हैं, तो महीनों तक रह जाते हैं, उसमें खराब गंध उत्पन्न नहीं होता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि चिप्स की थैली में चिप्स बनाने वाले जो होते हैं वो कौन सी गैस भरते हैं, तो नाइट्रोजन गैस। किससे बचने के लिए, विकृत गंधिता से बचने के लिए। तो यही सब कुछ इस चैप्टर के जो अभी हम लोग किए हैं, ये टॉपिक है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल जाए। और इसके बोले हैं ना, जो लोग ये संतुलित करना नहीं जानते हैं समीकरण को, वो इसके डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक डाला गया है उसको देख लें, आपको संतुलित करना आ जाएगा। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं इसके जैसे इसमें बहुत सारे खास क्वेश्चन अभी मैं नहीं बोल पाया हूँ, नहीं समझा पाया हूँ, जिसको नेक्स्ट वीडियो में लोग करेंगे। टॉपिक लगभग टोटल क्लियर हो गया। जैसे क्वेश्चन में है कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रेगमॉन से रगड़ कर साफ क्यों करते हैं, किसी भी तरीका से रगड़ कर साफ क्यों करते हैं, ये हुआ। उसी तरह से दीवार की सफ़ेदी के लिए हम लोग चूना का विलयन का यूज क्यों करते हैं, ये सब इस चैप्टर के कुछ खास क्वेश्चन हो गए। लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट क्यों करते हैं, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग इतना आप नोट कर लीजिए, और जो भी है इससे अपना नोट्स बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका खुद नोट्स लेकर आऊँगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का।